तो जैसे हम लोग अक्सर एयर ट्रैवल करते हैं, होटल्स वगैरह में रुकते हैं, तो वहाँ का वाईफाई हम लोग यूज़ करते हैं, जो पब्लिक वाईफाई है। तो क्या पब्लिक वाईफाई सेफ है, हमें करना चाहिए यूज़? एक आम नागरिक है, जो आम सिटीजन है, वो अगर कंप्लेन दर्ज कराना चाहे, तो जिसे पहले ऑनलाइन करना पड़ता है और फिर थाना या डायरेक्ट थाने में भी आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसके अलावा और क्या स्टेप्स ले रही है जो हमें पता नहीं है, वो आप बताना चाहेंगे? जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। दोस्तों, साइबर फ्रॉड आज के ज़माने में एक आम सी बात हो गई है। कभी किन्हीं डॉक्टर साहब को डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके बैंक से करोड़ों रुपए खाली करवा लिए जाते हैं। कभी किन्हीं प्रोफेसर साहब को एक कॉल आता है कि आपका बेटा रेप केस में पुलिस हिरासत में है, जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफ़र कीजिए। माँ बाप हैं, बच्चे के मुंह में बिना ज़्यादा इंक्वायरी किए हुए लाखों रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं। कभी तो मामूली सा एक कॉल आता है और पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। आजकल साइबर फ्रॉड इतना हाईटेक हो चुका है कि ओटीपी की आवश्यकता ही नहीं है। तो इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज जिन मेहमान को हमने अपने पॉडकास्ट पे आमंत्रित किया है, वे हमें साइबर फ्रॉड्स के बारे में जानकारी देंगी। किन किन तरह के साइबर फ्रॉड्स हमारे साथ हो सकते हैं वो बताएंगी और हम उनसे कैसे बचें वो भी बताएंगी। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान, साइबर सिक्योरिटी डीएसपी साक्षी राय का हमारे शो में। आपका स्वागत है साक्षी हमारे शो में। तो जैसे आप बहुत अच्छी लग रही है इस यूनिफॉर्म में, एक अलग ही रूप आपका नज़र आ रहा है। तो अब जैसे आपसे सबसे पहले तो निवेदन है कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा संक्षिप्त में अपना इंट्रोडक्शन दे दें। आप कहाँ से हैं और बाकी चीज़ें। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम साक्षी राय है। मैं भागलपुर ज़िला बिहार की रहने वाली हूँ। पुलिस सेवा मैंने वर्ष 2021 में ज्वाइन किया था और बतौर पुलिस उपाधीक्षक के रूप में मेरी ट्रेनिंग गोपालगंज ज़िला में हुई। अच्छा। और गया ज़िला में डीएसपी साइबर क्राइम के रूप में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई। तो जैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की है? प्राइमरी एजुकेशन मेरी भागलपुर से ही हुई है, होली फैमिली स्कूल से मैंने पढ़ाई किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने पटना विमेंस कॉलेज से किया। अच्छा, पटना वुमेन्स कॉलेज। और पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। ओह नाइस। तो जैसे आपकी कमीशनिंग कैसे हुई वो थोड़ा बता देंगी? जैसे बहुत सारी लेडीज़ हैं वो भी इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो उनको क्या कैसे परस्यू करना चाहिए सब कुछ? मैं तो यही कहूँगी कि जो आपका फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। आप जो भी पढ़ाई करते हैं प्राइमरी लेवल से ही कॉन्सेप्ट्स को समझ के पढ़ाई करना चाहिए। और जब आप कंपटीशन के फेज़ में आते हैं तो अपना सिलेबस पर आपका पकड़ होना चाहिए। पास्ट ईयर पेपर्स कैसे आ रहे हैं वो पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो आपने जैसे आपका जो कमीशनिंग है बीपीएससी के थ्रू है? हाँ, बीपीएससी के थ्रू है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि साइबर सिक्योरिटी या साइबर सुरक्षा क्या है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत है? आज का टाइम हम लोग कह सकते हैं डिजिटल टाइम है। हम लोग अपना कोई भी काम अपने मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर के बिना नहीं करते हैं। तो जो हमारा डिजिटल डिवाइस है उसमें हमारे डेटा या जो हमारा पर्सनल या फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, ये चीज़ की समझ होना साइबर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और जब तक साइबर सेफ नहीं रहेंगे तब तक हमारे डेटा भी सेफ नहीं रह पाएंगे। तो जैसे आजकल जो डिजिटल एज है इसमें कौन कौन से खतरे बहुत कॉमन हैं? मतलब एज अ सिक्योरिटी सेल इंचार्ज आपके पास कैसे कैसे केसेस आते हैं, जो आप कंप्लेंट्स किस किस तरह के आते हैं? अभी के टाइम में ऑनलाइन फ्रॉड सबसे कॉमन है, जिसमें लोग अपना फिनेंशियल डेटा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपना हार्ड अर्नड मनी लूज़ करते हैं। तो कुछ लुक्रेटिव ऑफर्स जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब के ऑफर्स या फिर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करना। इसमें क्या होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स या टेलीग्राम ग्रुप्स पर लोगों को ऐड कर दिया जाता है और अलग अलग जो कि फेक नंबर्स रहते हैं, फेक लोग रहते हैं, बट वो ग्रुप में इस तरह से मैसेजेस डालते हैं कि इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप अपना पैसा डबल ट्रिपल कर देंगे, आपको फ़ायदा होगा। और कुछ लोग कन्विंस भी करते हैं उनको कि हाँ हमें ऐसा फ़ायदा हुआ
जो कि सारे झूठे मैसेजेस रहते हैं, बट लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐसे स्कीम्स के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं और वो पैसा उनको फिर कभी उनको लगता है कि कम पैसे में शायद हमारा फायदा हो जाएगा। इनिशियली वो थोड़ा बहुत गेन भी दे देते हैं। अच्छा, इनिशियली ये भी देते हैं। हाँ, 10,000 इन्वेस्ट कराए तो 30,000 दे देते हैं। ओके। उसके बाद अमाउंट ऑफ मनी जैसे ही इंक्रीज करता है, लोगों को लगता है कि पैसे तो आ रहे हैं, सेफ है। लेकिन फिर आपका 1 लाख, 10 लाख और भी हायर अमाउंट्स के लिए आपको परसू करते हैं और फिर वो सारे पैसे आपके बहुत सारे होते हैं। इन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अलावा सोशल मीडिया पर भी साइबर क्राइम का लोग शिकार हो रहे हैं, जैसे कि उनका प्रोफाइल हैक हो जा रहा है या उनका प्रोफाइल का क्रेडेंशियल इस्तेमाल करके लोग अपने प्रोफाइल में ऐड कर ले रहे हैं और उसको मिसयूज कर रहे हैं, उनका आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल एडिक्शन, मतलब लोग बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे दे रहे हैं, तो जो उनके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं। सही बात। इस तरह के कुछ खतरे हैं। तो जैसे सोशल मीडिया यूज करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे सेटिंग्स होते हैं वो कभी पब्लिक नहीं होना चाहिए। पब्लिक सेटिंग होने से कोई भी हमारे प्रोफाइल को एक्सेस कर सकता है, हम क्या डाल रहे हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन उनके पास चले जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन तो यही रहेगा कि कभी भी अपने सेटिंग में अपना अकाउंट को आप पब्लिक नहीं रखें, हमेशा प्राइवेसी सेटिंग का उपयोग करें। उसके बाद जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, सभी में आप डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। इससे किसी को भी आपके अकाउंट को एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आएगा कि someone else is trying to get access into your account। और उसके अलावा और कुछ? इसके अलावा फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो अननोन लोगों के ना करें। वो कौन है, वो कैसे आपके इन्फॉर्मेशन को यूज करेगा, आपको उसकी कोई जानकारी नहीं है। और अभी इस तरह का फ्रॉड काफी ज्यादा बढ़ गया है, जब आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो रही है, आपके डेटा मिसयूज हो रहे हैं और आप फ्रेम हो रहे हैं वैसी चीज़ों में। हाँ, इसके अलावा फ्रेंड रिक्वेस्ट का मैंने बता दिया। जो भी चीज़ आप पोस्ट करते हैं उसके लिए भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ भी आप अनवांटेड चीज़ें ना डालें जिससे आप कंट्रोवर्सी के शिकार हो जाए। सोशल मीडिया पे और भी तरह के अगर कुछ विवाद हैं तो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो। ये सारी बेसिक चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो लेकिन जैसे बहुत सारे जो हमारे जो लोग पब्लिक फिगर्स हैं या जैसे हम ही लोग हैं, हम लोगों के अपने पॉडकास्ट का यूट्यूब चैनल है, तो उसमें भी हम लोगों को फेसबुक वगैरह पर रिक्वेस्ट आता है, तो वो तो अननोन नंबर्स ही होते हैं, हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो जो आपके ऑफिशियल चैनल्स हैं, ऑफिशियल, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर जहाँ भी आपके पर्सनल डिटेल्स हैं उन सारे अकाउंट्स में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो ऑफिशियल में करना ही पड़ता है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। ये तो मतलब जितने ज्यादा आपके व्यूअर्स होंगे उतना ज्यादा ये सही रहता है, तो आपके पास तो वो चॉइस नहीं है। तो लेकिन उसमें कुछ भी पर्सनल डालना सही नहीं है। ठीक। तो एक टर्म है फिशिंग, तो वो क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? सोशल इंजीनियरिंग एक अम्ब्रेला टर्म है। अच्छा। उसका ही एक फॉर्म है फिशिंग। सोशल इंजीनियरिंग मतलब लोगों की भावनाओं के साथ, अच्छा, इस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है कि लोगों को लगता है कि जो भी चीज़ हो रहा है वो सही है। तो फिशिंग का मतलब जेन्युइन लुकिंग बट फेक लिंक्स या फेक SMS आपको भेजा जाएगा जो लगेंगे कि एकदम सही है, बट एक्चुअली में वो फेक होते हैं, उसमें मालवेयर होता है। जैसे ही आप ऐसे लिंक्स को क्लिक करेंगे आपका फोन हैक हो जाएगा, आपका डिवाइस हैक हो जाएगा, आपके जो भी डेटा है या आपका जो प्राइवेसी है वो समझिए कि इससे ब्रीच हो सकता है। तो आपका मतलब है कि सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग एक ही चीज है? एक ही चीज नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग का कंपोनेंट है। तो साथ में आप सोशल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक टेक्निक है जिससे कि साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। इसमें आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, जैसे कि आपको बोलेंगे कि हम आपके फ्रेंड बोल रहे हैं या हम आपके कोई बॉस बोल रहे हैं। इसमें कुछ AI टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉइस क्लोनिंग की जा सकती है ताकि आपको कन्विंस करते हैं कि हाँ ये कंसर्न्ड पर्सन ही है और हो सकता है आपसे पैसे मांग लिए जाए, हो सकता है आपके और कुछ क्रेडेंशियल्स मांग लिए जाए और फिर उसके थ्रू आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। तो यानी कि यही चीज होती है जो मतलब अक्सर काफी सारे केसेस हुए हैं कि कॉल आता है कि आपका बेटा हमारी हिरासत में और बच्चे की आवाज बिल्कुल सेम टू सेम रहती है, वो पापा मुझे बचा एग्जाम्पल। तो ओके।
तो और फिशिंग उसी का एक कंपोनेंट है। Component। और फिशिंग के भी आगे जाके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं जिससे फिशिंग की जा सकती है। जैसे कि ईमेल के थ्रू जो लिंक्स आते हैं हम्म, उसको हम लोग फिशिंग कहते हैं। अच्छा, एक है स्मिशिंग, मतलब एसएमएस के थ्रू जो फर्जी लिंक्स भेजे जा रहे हैं। और Okay। हमें ये ध्यान रखना है, जेन्युइन लुकिंग बट फेक लिंक्स। फेक लिंक्स। आपको ऐसा लगेगा कि वो ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से हैं, बट हम्म। छोटा छोटा उसमें चेंजेस रहता है जो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बिल्कुल हाँ जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। हाँ। उसका फायदा उठाया जाता है। वॉइस के नाम से मान लीजिए जैसे फेक वॉइस किसी का जनरेट किया गया और उसके थ्रू फ्रॉड किया जाता है तो उसको विशिंग कहते हैं। तो ये सारे अलग 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 टाइप्स ऑफ चीजें। ओके। फिशिंग। तो जैसे अगर हमारा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, कि काफी सारे हम लोगों ने केसेस देखे भी हैं, तो उसको फिर मतलब उनको कैसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप देखें कि आपके पास आपके अकाउंट का एक्सेस है कि नहीं। रिकवरी ईमेल, अकाउंट सेटिंग्स में रिकवरी ईमेल और रिकवरी फोन नंबर्स आप देख सकते हैं। अगर आपका अकाउंट आपके कंट्रोल में है तो तुरंत उसका पासवर्ड चेंज करें और डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें। जनरली ऐसा देखा जाता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं रहने की वजह से ही ऐसे कॉम्प्रोमाइज होता है। ओके। आपका अकाउंट दूसरे लोगों के पास उसका एक्सेस चला जाता है। और आपके ईमेल और आपका फ़ोन नंबर सुरक्षित अगर आप देखते हैं तो उसको सिक्योर कर लीजिए, उसकी रिपोर्टिंग कीजिए। आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज का ऑप्शन आपके सेटिंग में ही रहता है। तुरंत उस चीज़ की रिपोर्ट आपको अपने अकाउंट पे ही करनी है और आप अपने पुलिस स्टेशन में या फिर साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। उसको पता किया जा सकता है कि हु इज़ द पर्सन जो आपके अकाउंट में एक्सेस करने की तो आप कोशिश लोग उसको कर लेते हैं। करने की कोशिश कर लेते हैं। तो और जैसे हम लोग चाहें कि ये जैसे आप कह रहे डबल कैरेक्टर्स क्या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, फिर पासवर्ड होता है, तो इनको कैसे हम स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैसे मजबूत बनाएं? हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक ही पासवर्ड अपने बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रखते हैं याद रखने के लिए। हाँ, तो ये बिल्कुल होता है। सेफ नहीं है। अगर एक पासवर्ड आपका लीक हो गया तो आपका सारा आप समझिए सारे अकाउंट्स आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पासवर्ड मैनेजर आपके पासवर्ड को याद रखने में आपकी मदद करता है, उसमें स्टोर रहता है। और जब आप पासवर्ड्स बनाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि रैंडम नंबर्स लें। कभी भी अपना पर्सनल डिटेल्स जैसे कि अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ या अपने किसी रिलेटिव्स के नाम पर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। एकदम रैंडम नंबर्स लें और सभी स्पेशल कैरेक्टर्स लोअर केस अपर केस मिक्स करके ट्राई करें कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाएं जिसको आप अपने पासवर्ड मैनेजर की हेल्प से रिकवर। लेकिन अक्सर हम यही करते हैं कि हम अपना पर्सनली डेटा उसमें डालते हैं ताकि जो कि याद रहे, और ये बहुत अनसेफ है। हाँ, क्योंकि आपका पर्सनल डेटा लोग पता कर ही लेते हैं। हाँ। और फिर आप समझिए उसके बाद आपका कोई भी आपका अकाउंट सेफ नहीं है। आपका अकाउंट सेफ नहीं है तो आपके डेटा, आपका डिटेल सेफ नहीं। तो क्या जैसे साइबर अपराधी जो होते हैं तो ये क्या मतलब बुजुर्गों को भी टारगेट करते हैं? क्योंकि अक्सर देखा तो गया है। बुजुर्गों और महिलाओं को टारगेट महिलाओं को भी बहुत आसान इनको लगता है क्योंकि वो डिजिटली उतने साउंड नहीं होते हैं। तो स्पेशली एटीएम फ्रॉड के जो केसेस होते हैं, हाँ। ये लोग देखते हैं कि बूढ़े लोग हैं, अगर इनको ऐसे एटीएम में दिख गए तो ये एटीएम स्वैप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एटीएम मशीन में ग्लू लगा दिया, इनका एटीएम स्टिक हो गया, फिर इनको कन्विंस करते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर, फर्जी नंबर लिख देता है। इनको कहते हैं कि इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, बैंक के ऑफिशियल्स आएंगे, आपको हेल्प करेंगे। और जब वो फ़ोन करते हैं तो उनको कहीं पे बुलाया जाता है बैंक ब्रांच बोल के कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। और तब तक में उनका कार्ड निकाल लेते हैं। और इसके पहले क्या करते हैं, एक दो बार खुद ही बोलते हैं कि आप इसको निकालने का ट्राई कीजिए, अपना बैलेंस चेक कीजिए, हो सकता है निकल जाए। और उसमें वो जो अपना पिन वो लोग एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद वो जब वहाँ से चला जाता है उसी फेक नंबर पर बातचीत करने के बाद, तो एटीएम भी मिल गया और पिन भी मिल गया। तो ये यंगस्टर्स ऐसी चीज़ों में नहीं फंसेंगे, उनको मालूम रहता है। कई बार तो फंस भी जाते हैं जानकारी के अभाव में, बट महिलाओं को और ओल्ड पीपल ज़्यादा, हाँ, ओल्ड मैन को ज़्यादा शिकार बनाते हैं। इसी तरह से म्यूल अकाउंट्स होते हैं। म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? म्यूल अकाउंट्स मतलब आपके नाम पर रहेगा बट आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे अकाउंट्स का एक्सेस कैसे मिलता है उनके पास? अपने एजेंट्स को भेजते हैं फ्रॉडस्टर्स, बैंक एजेंट्स बनाकर लोगों को भेजते हैं, गांव में जाते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, उनको बोलते हैं आपका वृद्धा पेंशन आने वाला है। अच्छा। या ओल्ड लोगों से मिलते हैं, बूढ़े लोगों से मिलते हैं, उनको बोलते हैं कि आपका कोई भी
सरकारी स्कीम है उसका लाभ आपको मिलने वाला है, पेंशन मिलने वाला है, तो एक बैंक अकाउंट लगेगा। जो जो सिग्नेचर, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए सारे फॉर्म पर ले लेते हैं, उनको बोलते हैं कि अब आपको हम यहीं पे लाके आपका बैंक अकाउंट का ATM वगैरह दे देंगे। तो वो दे आर इनोसेंट, उनको नहीं समझ में आता, उनको लगता है घर बैठे हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बैंक में नहीं जाना, इससे बेहतर क्या हो सकता है। बट आज के टाइम में आपका वो बैंक अकाउंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सिग्नेचर ले लिया, बैंक में जाकर वो लोग आपके नाम से अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर वो लोग उसमें अपना डालते हैं ताकि जितने भी बैंक रिलेटेड अपडेट्स हों अच्छा वो साइबर फ्रॉडस्टर्स को ही मिले, उन लोगों के पास कोई भी अपडेट ना जाए। अब उसके पास ना उनके पास ATM रहा, ना उनके पास कोई भी SMS अलर्ट रहा, तो उस अकाउंट को कहाँ कहाँ मिसयूज हो रहा है उनको मालूम नहीं होता है। और जब हम लोग ऐसे सस्पेक्ट अकाउंट्स को पकड़ते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन जब हम लोग मॉनिटर करते हैं, उसमें कुछ ऐसा हम लोग देखते हैं कि इरेगुलरिटी आ रहा है ट्रांजैक्शन में, उसका KYC लेने के बाद जब उन लोगों तक पहुंचते हैं तो पता चलता है ये लोग इनोसेंट लोग हैं, कहाँ अकाउंट यूजर है इनको मालूम ही नहीं है। तो वैसे केसेस में हम अपराधी तक भी नहीं पहुंच पाते कि कौन एजेंट बनकर आया था और किसने उनका ले लिया है। तो इस तरह के केसेस में महिलाएं और वृद्धजन ज्यादा फंस रहे हैं। तो उसके लिए जैसे आप लोग कुछ कर रहे हैं, उनको अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग पंचायत लेवल चेक तो कीजिए। हाँ, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं कि इस तरह का फ्रॉड होता है, आप जानबूझकर अपने डिटेल्स ना दें। इस तरह से आप एक तरह से सस्पेक्ट भी बन जाते हैं, आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है, तो जो सही नहीं है। तो जैसे हम लोग अक्सर एयर ट्रैवल करते हैं, होटल्स वगैरह में रुकते हैं, तो वहाँ का वाईफाई हम लोग यूज़ करते हैं जो पब्लिक वाईफाई है। तो क्या पब्लिक वाईफाई सेफ है, हमें करना चाहिए यूज़? क्योंकि हम लोगों को आसान लगता है कि तुरंत उसका पासवर्ड मिल गया, वो कर यूज़ कर लिया। पब्लिक वाईफाई यूज करना उतना सेफ नहीं है। मैन इन द मिडिल अटैक हो सकता है अगर वाईफाई सिक्योर्ड नहीं होता है। पब्लिक वाईफाई जो होता है वो पूरी तरह से एनक्रिप्टेड नहीं होता है। आप देखते हैं कि कोई भी प्राइवेट वाईफाई रहता है उसको लोग पासवर्ड से एनक्रिप्ट करके रखते हैं ताकि गिने चुने लोग या जो रिक्वायर्ड है यूज करने के लिए वही यूज करते हैं, अनवांटेड एक्सेस नहीं होता है। ऐसा पब्लिक वाईफाई में नहीं रहता है। तो यू नेवर नो कि मान लीजिए रेलवे का वाईफाई है तो रेलवे करके कोई भी अपना नेटवर्क पब्लिक कर सकता है, और जब हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हम वो ऑफिशियल वाईफाई नहीं ज्वाइन करके कोई रैंडम वाईफाई ज्वाइन कर लेंगे, जिसके बाद हम उसके नेटवर्क से जुड़ जाएंगे और हम जो कर रहे हैं वो उसका एक्सेस ले सकता है फ्रॉडस्टर। इसको मैन इन द मिडिल अटैक बोलते हैं कि कोई भी बीच में अपना नेटवर्क का इस्तेमाल करके हमारे डिटेल्स को ले सकता है। तो ये खतरा बना रहता है, इसीलिए या पब्लिक वाईफाई को एक्सेस करें। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पे जो चार्जर रहते हैं वो भी उसके भी क्या बोलते हैं उसको, केबल। अच्छा, वो केबल भी हो सकता है इन्फेक्टेड हो सकता है उसमें भी कोई मालवेयर हो। अगर आपको कोई ऐसा केबल मिले ओपन तो उसको भी इस्तेमाल करने से अपना फोन अपना चार्जर लगा के हम कर सकते हैं। अपना चार्जर आप लगा सकते हैं, बट ऐसे अगर आपको केबल्स हैं तो कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो ऐसे केबल्स आप यूज करने से बचें। मतलब चार्जिंग पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, केबल्स में इशू। एक और टर्म जो बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है वो है क्लोनिंग। तो जैसे आधार क्लोनिंग के जरिए भी किन किन तरह के फ्रॉड्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हमें डिटेल में बताइए और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्लोनिंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स का एक फेक कॉपी बना लेना, डुप्लीकेसी कर लेना। तो जनरली आधार कार्ड हम लोग सभी जगह पे देते हैं, होटल्स में रुकते हैं, सभी जगह, बैंक में भी हमारा आधार कार्ड होता है, हम लोग सिम लेते हैं उसमें भी हम लोग अपना आधार कार्ड देते हैं। तो क्या होता है कि आपके आधार सब जगह है, वो डिटेल कोई भी ले सकता है और बहुत इजीली आधार कार्ड की एडिटिंग हो जाती है, आपके फोटोज इजीली उसमें चेंज किए जा सकते हैं। तो इसका फायदा साइबर फ्रॉडस्टर्स उठाते हैं। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है मास्क्ड आधार कार्ड यूज करना। अब आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप UIDAI के वेबसाइट पर जाकर मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड कर लें। आप जैसे ही गूगल पर UIDAI.com से लॉगिन करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, OTP डाल के उसमें एक्सेस करेंगे, उसमें डाउनलोड आधार का ऑप्शन आता है। उसमें आप 2-3 तरह के आधार कार्ड्स हैं, मास्क्ड आधार आप उसमें चूज करेंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड मास्क्ड फॉर्म में मिलेगा। मास्क्ड का मतलब आपके आधार कार्ड के सारे नंबर्स क्रॉस किए रहेंगे, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स आपको दिखेंगे। हाँ, लास्ट के 4 डिजिट्स दिखेंगे
और वो सेफ है। उसके बाद आपका एक्चुअली आधार कार्ड मिसयूज नहीं। एक तो आधार कार्ड को लोग लॉक भी कर लेते हैं अपने एम आधार जो होता है उसके ऐप थ्रू होता है, उसके थ्रू भी आप मार्च आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लॉक करके रखें ताकि कोई भी वेरीफाई नहीं कर पाए। जब भी आपका आधार कहीं मिसयूज हो रहा होता है, उसके थ्रू बैंक अकाउंट्स एक्सेस करने की कोशिश होती है, तो एक आधार ओटीपी पूछता है। ओटीपी अगर उसको मिल जाता है तो वेरीफाई हो जाता है। तो अगर आपका आधार लॉक है तो ये ओटीपी जनरेट नहीं होगा बिना आपके परमिशन के। तो उस तरीके से भी चेक हो सकता और है। हुआ भी तो उन लोगों तक एक्सेस नहीं होगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप लॉक करके रखें। तो जैसे एआई का इस्तेमाल आजकल काफी ज्यादा हो रहा है, तो साइबर ये जो क्राइम है इसमें कैसे हो रहा है एआई का यूज? साइबर फ्रॉड में जो साइबर फ्रॉड में हाँ देखा गया है, डीप फेक मीन्स फोटोज एडिट कर देना, फोटोज मॉर्फ कर देते हैं। आपके फोटोज हैं, वो इस तरह से मॉर्फ कर देगा कि लगेगा नहीं कि असली है या नकली है। उस पे क्या हुआ, फेक किसी का फेक सोशल मीडिया अकाउंट बना दिया गया उस फोटो के इस्तेमाल से, और वो लगेगा नहीं कि वो व्यक्ति नहीं है। उससे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, लोगों तक एक्सेस करता है और किसी न किसी बहाने से पैसे ले सकता है, किसी न किसी बहाने से और डिटेल्स ले सकता है। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा वॉइस क्लोनिंग जो की जाती है वो भी एआई के थ्रू ही होती है। एआई के थ्रू बिल्कुल। फिशिंग जो हमने अभी डिस्कस किया, फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं, उसमें भी एआई का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा जेन्युइन लगाने का प्रयास किया जाता है। जो फेक लिंक्स होते हैं उनको ऐसा बनाया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जेन्युइन लगे, लोग बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे ये फर्ज है। इसके अलावा कुछ मालवेयर होते हैं जो एआई जनरेटेड होते हैं। ये मालवेयर आपके एंटीवायरस से बच सकते हैं, मतलब इवन इफ यू हैव एंटीवायरस, ये मालवेयर ऐसा प्रिटेंड करते हैं अपने आप में कि एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर पाए कि ये मालवेयर है। तो ये सब चीजें एआई को यूज करके साइबर फ्रॉडस्टर्स कर रहे हैं। जैसे हमारे जो साइबर क्राइम तो काफी ज्यादा हो रहा है इंडिया में, तो हमारे कुछ ये नियम है या कानून है जो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? बिल्कुल, साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कानून जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 43 अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर कोई कर रहा है उसके लिए, कंप्यूटर रिसोर्स यूज करके कोई अगर फ्रॉड कर रहा है उसके लिए सेक्शन 66 है, ऑब्सीन मटेरियल्स यूज हो रहे हैं उसके लिए सेक्शन 67 है। तो अलग अलग तरह के सेक्शंस हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता, जिसको पहले हम लोग पॉपुलरली इंडियन पिनल कोड आईपीसी के नाम से जानते थे, इसके भी कुछ सेक्शंस हैं। जैसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए 316 है, अगर फ्रॉड कर रहा है, ट्रस्ट तोड़ रहा है, उसके लिए हम लोग 318 319 यूज करते हैं सेक्शंस। इसके अलावा फॉर्जरी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे सेक्शंस हैं 336। तो अलग अलग है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया है प्रोविजंस को कि साइबर फ्रॉडस्टर्स बच के नहीं निकल। फिर भी हो ही जा रहा है, तो लेकिन आप लोग अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे अगर एक आम नागरिक है, जो आम सिटीजन है, वो अगर कंप्लेन दर्ज कराना चाहे तो मतलब कैसे वो करवाए, कैसे साइबर क्राइम रिपोर्ट कैसे कर सकता है? अगर आपको लग रहा है या क्या मतलब क्या आसान है या नहीं? बिल्कुल आसान है। आपके पास सही जानकारी है तो बिल्कुल आप आसानी से अपने साथ हुए साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, शॉर्ट में एनसीआरपी पोर्टल कहते हैं। जैसे ही आपके साथ साइबर फ्रॉड हो, तुरंत ही आप 1930 डायल करें या www.cybercrime.gov.in पर जाके आप अपने साथ हुए साइबर क्राइम की घटना को रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए आपको कुछ चीजें रेडी रखनी होंगी, जैसे डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, कब आपके साथ हुआ, सस्पेक्ट का फोन नंबर, अगर उसने आपको कोई भेजा है अपने आप को ट्रू दिखाने के लिए, कोई वैसा फोटो भेजा है या कुछ अपना डिटेल भेजा है, आप उसकी कॉपी शेयर कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी बहुत ही मस्ट है, उसके थ्रू ही सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। किस ट्रांजैक्शन आईडी से आपने उसको पैसा दिया है, फोन पे का हो या गूगल पे का हो या फिर आरटीजीएस हो, तो वो चीज आपको उसमें मेंशन करनी है। एक ब्रीफ में आपको बताना होगा कि कैसे आपने उसको पैसा दे दिया। इतना ही इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा, वो नंबर से आप आगे अपने कंप्लेंट्स को पोर्टल पर ही रेफर कर सकते हैं।
ऑनलाइन कंप्लेंट करने के बाद इसकी एक कॉपी लगाकर एक एप्लीकेशन लिखकर आप अपने नजदीकी साइबर थाने में जाकर इसकी शिकायत करें। और तो जैसे पहले ऑनलाइन करना पड़ता है और फिर थाना या डायरेक्ट थाने में भी आ सकते हैं। ऑनलाइन इसीलिए जरूरी है कि सारे बैंकिंग इंटरमीडियरीज पोर्टल पे कनेक्टेड है। जितना जल्दी आप ऑनलाइन रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी ये लोग आपके ट्रांजैक्शंस को होल्ड कर सकते हैं। और होल्ड अगर हो जाता है आपका पैसा तो रिकवरी बहुत ही आसान हो जाती है। ओके, तो ठीक है। तो जैसे फ्यूचर में साइबर क्राइम क्या काफी गंभीर रूप ले सकता है, आपको लगता है ऐसा कि? बिल्कुल, अभी हम लोग देख रहे हैं एआई अपने इनिशियल फेज में है। इस चीज को ही वो और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि लोगों को लगे ही नहीं कि ये रियल है या फेक है, लोग आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए और लोगों को लगे कि हम सही जगह पर अपने डेटा को भेज रहे हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है डिजिटल अरेस्ट का। हाँ जी। इसके थ्रू भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत सारे लर्नेड मैन डिजिटल अरेस्ट के थ्रू अपना बहुत ही ज्यादा अमाउंट से हाथ धो रहे हैं। तो डिजिटल अरेस्ट मैं बताना चाहूंगी सभी लोगों को कि ये कोई भी लीगल टर्म नहीं है। ये साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा बनाया गया एक फेक टर्म है जो कि सुनने में बहुत फैंसी लगता है। लोग डर जाते हैं कि डिजिटली भी हमें अरेस्ट किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। कभी भी अरेस्ट जो है वो डिजिटली नहीं हो सकता। वही तो ये लोग आपको ऐसा कन्विंस करते हैं, आपको अलूफ कर देते हैं, आपको बोलते हैं कि ये चीजें आप शेयर नहीं कर सकते हैं किसी से, ये प्रोसेस के अगेंस्ट में है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी इन सब चीजों में ना फंसे। ये आपको बोलते हैं कि आपके पैसे को आरबीआई चेक करके वापस आपको डालेगी, आपके सारे पैसे आप हमें भेजिए। तो एक बार आपने पैसे भेज दिए, आप समझ लीजिए कि वो पैसे आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाले हैं। और कोई भी गवर्नमेंट इस तरह से काम नहीं करती है कि आपके पैसे लेके उसको वेरीफाई करे। तो ये फर्जी आप लोगों को ल्योर करते हैं कि आपका पैसा या आपका अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हो रहा है या दूसरे इलीगल एक्टिविटीज में यूज हो रहा है। ये सब चीजें बोल के कन्विंस करते हैं और आपको ये भी कन्विंस करते हैं किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही आप बताएंगे कोई ना कोई आपको पैसे ट्रांसफर करने से रोक लेगा। तो ये सब चीज नहीं करें, ये चीज समझें कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज नहीं है और कहीं भी अपने पैसों को ट्रांसफर ना करें। कई जगह तो इनकम टैक्स के नाम पे भी उनको वो किया गया है अलग अलग तरीके से। तो जैसे हम नागरिक हैं तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करें? जैसे आपने इतना तो बता दिया, उसके अलावा और कुछ कर सकते हैं? बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है। जैसे हम लोग जो अपना फोन यूज करते हैं, फोन हमारा एप्लीकेशन से चलता है, अलग अलग एप्लीकेशन है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो एप्लीकेशन हमेशा ध्यान रखें ट्रस्टेड सोर्सेस से ही करें, जैसे कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही करें। कोई लिंक भेज रहा है कोई एप्लीकेशन का, हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो सकता है उसमें मालवेयर हो, तो कभी भी इस तरह से एप्लीकेशंस यूज ना करें। हमेशा जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, मैंने आपको पहले भी ये चीज डिस्कस किया कि डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें। कोई भी अनवांटेड लोग आपके अकाउंट्स में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करने से बचें, पब्लिक चार्जर यूज करने से बचें और कोई भी अनजान लिंक्स क्लिक करने से बचें। अनजान नंबर से आपको फोन आते हैं तो आप अलर्ट होके बात करें। और ये तो मुझे जैसे 3 बजने के बाद अब नियम से है, डेली अननोन नंबर से या मतलब कुछ टोल फ्री नंबर से लगातार कॉल आएंगे। तो अगर आपका बैंक अकाउंट सेम नंबर से रजिस्टर्ड है तब आपको और ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है। नहीं तो ये कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट के लिए एक अलग से सिम रखें जिसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल ना करें, सिर्फ उसको बैंकिंग के लिए यूज करें। अदरवाइज अगर आजकल तो ओटीपी भी बाईपास हो जा रही है, तो यू नेवर नो कि फोन करके आपको कैसे कन्विंस कर लेगा, क्या बोल देगा। थोड़ा सा बचना चाहिए, थोड़ा सा अलर्ट होकर बात करनी चाहिए जब भी अननोन नंबर से कॉल आए। ओटीपी वगैरह कभी भी किसी को ना दें, कितना भी वो आपको बताए कि मैं जेन्युइन हूँ, आपका फैमिली हो सकता है वो वॉइस क्लोन करके बात कर रहा है। तो ये सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं, बट अलर्ट रहेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति लालच दे रहा हो बहुत शॉर्ट टर्म में ज्यादा पैसा कमाने का आपको बता रहा हो स्कीम, ये सब चीजों में नहीं पड़ने चाहिए। कोई भी आपको डराए कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हैं या हम आपको तुरंत अरेस्ट कर लेंगे, अभी आकर आप अपना पैसा शेयर कीजिए या अपना कोई भी क्रेडेंशियल शेयर कीजिए, इन सब चीजों से बचना चाहिए। ऐसा कोई भी थ्रेट आपको नहीं होता है पुलिस डिपार्टमेंट से। तो कुछ लोग जैसे FB के थ्रू भी हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं एंड हम हमारा व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी मांगते हैं, तो क्या हमें देना चाहिए? आप समझिए कि आप जिनसे बात कर रहे हैं फेसबुक पर, आप
क्या उनको जानते हैं, वो आपके कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि व्हाट्सएप नंबर्स लेने के बाद हो सकता है वो आपसे और फ्रेंडशिप करना चाहे, आपसे मिलना चाहे, आपसे वीडियो कॉल करना चाहे। इस तरह से फिर किसी न किसी तरीके से आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप अलर्ट रहे इन सब चीजों ये इसी के थ्रू हनी ट्रैपिंग होती है क्या? क्योंकि कितने बार कितनी, जैसे मेरे हस्बैंड को भी लेडीज के आएंगे नंबर, अननोन नंबर से, वो या मुझे बहुत लोगों से आई नोटिस हनी ट्रैपिंग है। हनी ट्रैप मतलब कोई भी पर्सन किसी को इम्प्रेस करके या अट्रैक्ट करके, हो सकता है वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स के थ्रू अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो ये विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। आपको कन्विंस करेगा कि वो बहुत जेन्युइन है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाएगा, आपसे क्लोज होने की कोशिश करेगा, और उसके बाद आपका ट्रस्ट जीत कर आपके इंफॉर्मेशन वो लेकर उसको मिसयूज कर सकते हैं आपके अगेंस्ट में। और काफी सारे केसेस हुए भी हैं, होते हैं। तो अभी तक आप लोग कितने केसेस सॉल्व कर चुके हैं? कुछ आइडिया है आपको, और कुछ एग्जांपल्स कुछ हमें बताएंगी आप? केसेस तो बहुत तरीके के आते हैं। कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस होते हैं, कुछ सोशल मीडिया फ्रॉड के केसेस होते हैं, कुछ एटीएम फ्रॉड्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के केसेस तो हमारे पास आते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो प्रॉपर रिपोर्टिंग हो, ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी रिपोर्ट हो, एप्लीकेशंस आए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, जिसके आधार पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और अकाउंट होल्ड जिन केसेस में होता है उसमें आसान रहता है पैसे को रिफंड करना। अलग अलग लेयर्स में पैसे जाते हैं, तो सभी लेयर्स को हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है, बैंक से डिटेल्स लेने होते हैं, सभी के केवाईसी लेने होते हैं, विच इज समटाइम्स टाइम टेकिंग। तो हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं विक्टिम से कि थोड़ा सा पेशेंस साइबर फ्रॉड के केसेस में रखना होता है। सोशल मीडिया फ्रॉड में हमें आईपी ट्रेस करना होता है कि किस व्यक्ति ने यूज किया है किस टाइम पे, जिसमें भी टाइम लग सकता है। तो जितना हो सकता है हम लोग ट्राई करते हैं कि विक्टिम के लॉस को मिनिमाइज करें। जो उनके अभी तक रिकवर हुए हैं कुछ पैसे वगैरह? बिल्कुल, डेटा तो अभी नहीं है मेरे पास, बट बहुत ज्यादा लोगों को हमने रिफंड कराया। क्योंकि कई लोग अभी भी कंप्लेन करते हैं कि हमारा तो कुछ रिफंड नहीं हो पाया। तो सभी केसेस में तो मुश्किल है, डिपेंड करता है कि किस लेयर में होल्ड है भी कि नहीं होल्ड है। जनरली क्या होता है कि हम यहाँ पर हैं बिहार में, और पैसे साउथ स्टेट्स में या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अकाउंट होल्डर्स के पास रहते हैं। तो सभी लोगों को फिजिकली जाके वेरीफाई करना मुश्किल होता है। होता तो है काम, बट इन सब चीजों में थोड़ा डिले हो सकता है। तो जैसे आपको कुछ आइडिया है, जैसे आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट और किस किस एरियाज में, मतलब साइबर जो अपराधी है कहाँ बेस्ड है? एक तो जामताड़ा तो बहुत फेमस है, झारखंड के बहुत सारे हमारे पास डिटेल्स आते हैं। अच्छा। झारखंड के, वेस्ट बंगाल के, कुछ दिल्ली के भी रहते हैं, हरियाणा के रहते हैं, राजस्थान, गुजरात। अच्छा। यहाँ के ज्यादातर डिटेल्स हमारे पास आते हैं कि सस्पेक्ट अकाउंट्स यहाँ के या सस्पेक्ट फोन नंबर्स यहाँ के। तो इसको कहीं ना कहीं आप बेरोजगारी से तो कनेक्ट नहीं करते कि जब इनको कुछ काम नहीं है तो साइबर फ्रॉड के थ्रू इनको शॉर्टकट ये लगता है कि ये तो है हम कमा लें। लोग अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, तो अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो सोचते हैं कि हम लोग शॉर्ट टर्म में कैसे पैसे बना सकते हैं। तो जो लोग कर रहे हैं वो भी अपना ग्रुप ऐसे ही एक्सपैंड करते हैं, पैसों का लालच देते हैं, लग्जूरियस लाइफ का लालच देते हैं, और बोलते हैं कि आप आ जाइए हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, लोगों को कन्विंस कीजिए फोन करके, या फिर लोगों को बैंक अकाउंट्स ले लेते हैं, सिम नंबर ले लेते फोन नंबर्स ले लेते हैं, उसको मिसयूज करते हैं और बदले में कुछ कमीशन दे देते हैं। तो पैसे के लिए और शॉर्ट टर्म गेन के लिए लोग इसके शिकार हो जाते हैं, और ज्यादातर वो लोग होते हैं जो कुछ वेल सेटल्ड नहीं है, अच्छा खासा उनके। अच्छा, बीच में तो जैसे थाईलैंड वगैरह ने कहाँ का आया था, जो इंजीनियर्स वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व थे, या यहाँ से लालच देके कि मतलब इंजीनियर जॉब के लिए में अच्छे इंजीनियर्स जाके वहाँ फंस गए थे। इंजीनियर्स फंस जाते हैं, बैंक वालों की भी कई बार इन्वॉल्वमेंट होती है, बैंकिंग स्टाफ की भी इन्वॉल्वमेंट होती है डिटेल्स देने में या कुछ कॉम्प्रोमाइज करने में बैंक के एंड से। तो फिर वो तो डिटेक्ट हो ही जाता है, और जो लोग इसमें फिर इन्वॉल्व होते हैं उनको फिर बख्शा नहीं जाता। तो जैसे गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो प्रयास तो कर रही है, जैसे उन्होंने रिंगटोन भी दिया है लोगों को अवेयर करने के लिए, भी रेगुलर वो रिंगटोन जा रहा है, जब भी हम लोग किसी को कॉल करते हैं तो हमें आगाह किया जाता है। तो इससे कुछ फायदा हुआ है या नहीं? बिल्कुल हुआ है, हर किसी तक, गांव तक सभी लोग फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट जा रही है कि साइबर फ्रॉड होता है और किस तरह से होता है, ये भी रिंगटोन के माध्यम से बताया जाता है।
तो अलर्टनेस लेवल लोगों की बढ़ी है, लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं इसके थ्रू। और भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि सभी ज़िला में साइबर थाना का निर्माण किया गया है। पहले आप याद कीजिए 2 साल पहले साइबर थाना नहीं होता था। 2023 में सभी ज़िला में साइबर थाना का निर्माण किया गया। डीएसपी रैंक के ऑफिसर को एसएचओ साइबर थाना में डेप्यूट किया जाता है। तो ये सब स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इनिशिएटिव्स हैं कि साइबर फ्रॉड को लाइटली नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए स्टेप्स किए जा रहे हैं। साइबर थाना अपने लेवल से इन्वेस्टिगेट करते हैं, लोगों को भरोसा देते हैं कि उनके लॉस को मिनिमाइज किया जाएगा और जहाँ तक हो सके रिकवरी भी होती है। ठीक है, मतलब हमको भरोसा करना चाहिए कि रिकवर होगा। बिल्कुल होता है। तो गवर्नमेंट इसके अलावा और क्या स्टेप्स ले रही है जो हमें पता नहीं है, वो आप बताना चाहेंगी? एनसीआरपी पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल के द्वारा ही बनाया गया पोर्टल है। इस पोर्टल पे सारे बैंकिंग इंटरमीडियरीज कनेक्टेड हैं। सभी ऑन बोर्ड हैं। तो इसमें जैसे ही ट्रेस मिलता है कि ये ट्रांजैक्शन आईडी से फ्रॉड हुआ है, इस पर जहां जहां आपका पैसा ट्रैवल किया है सभी लेयर बाय लेयर इसमें आपको दिख जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन इजी हो जाता है। और ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं हम लोगों को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अलग अलग टेक्निक्स हमें दिया जा रहा है, सॉफ्टवेयर दिए जा रहे हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन हमारा और बेहतर हो सकता है। ऑब्वियसली जब वो इतने हाईटेक है तो आपको भी उस लेवल टैकल करने के लिए उस लेवल पे मैच करना होगा। तो थैंक यू सो मच साक्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमें बताई साइबर फ्रॉड के बारे में। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का शो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।